नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीम शिक्षा में। मैं आपका मित्र आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, फिर से एक बार मैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ फिजिक्स पार्ट 23 के साथ आपके सामने प्रस्तुत हूं। दोस्तों, आने वाले दिनों में मैं इसी तरीके से केमिस्ट्री की और बायोलॉजी की भी बड़ी ही शानदार सीरीज़ लाऊँगा। तो बस आप कंटिन्यूटी बनाए रखें, कंटिन्यूटी मेंटेन रखें और इसको एंजॉय करते रहें। और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका सारा सिलेबस क्वेश्चंस के माध्यम से तो कवर किया ही जाएगा और साथ ही साथ मैं आपको टॉपिक वाइज भी कवर कराते जाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये रहा हमारा पहला प्रश्न, प्रकाश का रंग किससे संबंधित होता है? तो देखिए, तरंग दैर्ध्य से संबंधित होता है। अलग अलग तरंग दैर्ध्य की रेंज होती है और उसी हिसाब से प्रकाश का कलर होता है। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ऑटोमोबाइल में हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य को कौन से सिद्धांत या नियम स्पष्ट करते हैं? बर्नौलीज थ्योरम, पाउली का सिद्धांत, पास्कल का सिद्धांत या आर्किमिडीज का सिद्धांत? तो दोस्तों, अच्छा प्रश्न है, लेकिन इसका उत्तर देने से पहले मैं आपको एक ब्रीफ डिस्कशन करना चाहता हूँ आपके साथ, जो भी नियम इसमें लिखे हुए हैं। तो पहले उसके बारे में हम परिचर्चा कर लेते हैं। तो चलिए पहले हम बर्नौलीज थ्योरम के बारे में परिचर्चा कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहली बात कि जो बर्नौली थे वो स्विस के महान गणितज्ञ थे और इन्होंने एक सिद्धांत दिया था द्रव के प्रवाह के बारे में। तो देखिए, इन्होंने क्या बताया था कि जब कोई असंपीड्य और अश्यान द्रव किसी एक स्थान से दूसरे स्थान तक रेखीय प्रवाह निश्चित गति करता है, तो इस द्रव के मार्ग में प्रत्येक बिंदु पर एकांक आयतन या एकांक द्रव्यमान की कुल ऊर्जा का मान स्थिर रहता है। देखिए, कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए कि ये एक पाइप है, ठीक है, और यहाँ से पानी एंटर कर रहा है और यहाँ से पानी एग्जिट कर रहा है। तो इन्होंने ये बताया था इसके प्रत्येक बिंदु पर एकांक द्रव्यमान या एकांक आयतन की अगर बात करें तो उसकी जो कुल ऊर्जा होती है, टोटल एनर्जी जो होती है, वो कांस्टेंट होती है। टोटल एनर्जी कांस्टेंट होती है, ठीक है, ये बात इसमें समझाई गई है। अच्छा, सबसे पहली बात कि रेखीय प्रवाह का क्या मतलब होता है। जैसे आप जानते हैं ना, रेखा, एक सीधी रेखा खींचते हैं, ठीक उसी प्रकार से पानी होता है। वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर देखेंगे तो रेखा जैसे बढ़ती है बिंदुओं को मिलाने से, उसी प्रकार से जल की धारा भी इसी तरीके से आगे बढ़ती है। कभी आप देखिएगा पानी फ्लो हो रहा है और अपनी उंगली से आप किसी एक डायरेक्शन में अगर लाइन खींच देते हैं तो फिर पानी उसी डायरेक्शन में फ्लो होने लगता है। इसे कहते हैं रेखीय प्रवाह। फिर देखिए, इन्होंने क्या बताया कि अर्थात बर्नौली प्रमेय किसी निश्चित वेग से गतिशील, असंपीड्य और अश्यान तरल के लिए दाब ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के मध्य संबंध स्थापित करता है। गतिज ऊर्जा के मध्य संबंध स्थापित करता है, ठीक है, क्योंकि बहते हुए तरल की ऊर्जा का मान इन तीनों के योग के बराबर होती है। क्या क्या बताया इन्होंने कि जो उसकी काइनेटिक एनर्जी है प्लस जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी है प्लस उसका जो प्रेशर एनर्जी है, ये पी फॉर प्रेशर, जिसका जो योग होता है वो कांस्टेंट होता है, ये इन्होंने बताया। तो बर्नौली ने आदर्श तरल का सिद्धांत प्रतिपादित किया जबकि तरल नियत और रेखीय प्रवाह से गतिशील हो। देखिए, नियत और रेखीय प्रवाह से गतिशील होने का मतलब ये है, पहली बात कि वो अपने नॉर्मल स्पीड से फ़्लो हो रहा है, नॉर्मल वेलोसिटी से फ़्लो हो रहा है, उसमें हम कोई मैनुअली प्रेशर मेंटेन नहीं कर रहे हैं, जैसे कि मोटर लगा दिया या अपने हाथ से पाइप को दबा दिया, तो ऐसा कुछ नहीं। नॉर्मली फ़्लो होना चाहिए। दूसरा कि उसका जो प्रवाह है वो रेखीय होना चाहिए, एक रेखा में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बह रहा है और हम उसको अलग अलग डायरेक्शन में मोड़ दिए हैं। तो ये दो कंडीशन इसेंशियल है। तो बर्नौली प्रमेय के अनुसार ही जब कोई तरल किसी क्षैतिज स्थित किसी पाइप से होकर बह रहा हो, जबकि इसकी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन न हो, तो तरल दाब कम करने पर तरल का वेग बढ़ता है। ठीक, मतलब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि यही कारण है कि जब नली का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, देखिए ये समझने वाली बात है कि अनुप्रस्थ क्षेत्रफल कम होता है तो तरल का वेग बढ़ जाता है और इस स्थान पर स्थितिज ऊर्जा का जो मान होता है वो कम हो जाता है। देखिए, आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि मैं एक पाइप बनाता हूँ
जो इधर से बहुत चौड़ा है, ठीक है, और बाद में वो पाइप हम पतला कर देते हैं उसके अगले एंड पे। इधर से हमने इसका एरिया कम कर दिया। तो आपको पता है कि जो हमारा प्रेशर होता है वो होता है F/A। अगर एरिया ज़्यादा रहेगा तो प्रेशर कम रहेगा, एरिया कम रहेगा तो प्रेशर ज़्यादा रहेगा। देखिए अब यहाँ पर क्या है कि एरिया ज़्यादा है, जब एरिया ज़्यादा है यहाँ पर ए ज़्यादा, इस पॉइंट पे प्रेशर ज़्यादा, यहाँ पे वेलोसिटी हमारी कम हो जाएगी। यहाँ पे अगर हम बात करें एरिया हमारा कम है, एरिया कम हो गया तो हमारा प्रेशर ज़्यादा हो गया है, तो हमारी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। अब आप ऐसे भी समझ लीजिए कि कभी आप पाइप से पानी डालते हैं तो पाइप का जो एंड आपके हाथ में होता है, आप उसको क्या करिए कि उंगली से दबा दीजिए और थोड़ा सा उसमें से एरिया छोड़ दीजिए, तो आप देखेंगे कि जो आपका पानी पहले उसमें से गिर रहा था अब उसकी वेलोसिटी तेज़ हो गई है और वो थोड़ी अधिक दूर तक जाता है। तो यही चीज़ बर्नौली ने समझाई थी। तो अब जैसे बर्नौली के प्रिंसिपल पे काम क्या होता है, हवाई जहाज़ों का उड़ना, ठीक है। अब जो हमारा हवाई जहाज़ होता है, जो वायुयान होता है, देखिए हमारा जो वायुयान होता है वो कुछ इस टाइप का होता है कि देखिए जैसे एक मैं रफ़ डायग्राम आपको बना के दिखाता हूँ। यहाँ पे इस तरीके से पंखे लगे होते हैं, यहाँ पे इस तरीके से पंखे लगे होते हैं। अब ये हवा का फ्लो इस तरीके से करते हैं और इनका डिज़ाइन कुछ इस तरीके से होता है कि एरिया और प्रेशर इस तरीके से मेंटेन होता है कि जो नीचे वाला पोर्शन होता है वहाँ पर प्रेशर कम और जो ऊपर प्रेशर अधिक हो जाता है, और जो अपर पोर्शन होता है वहाँ पर प्रेशर कम हो जाता है, जिससे कि हमारा एरोप्लेन जो होता है वो लिफ्ट हो जाता है एयर में। तो कुछ इस प्रकार से हमारा एरोप्लेन उड़ता है। तो कई बार पूछा जाता है कि जो हमारा एरोप्लेन होता है, एरोप्लेन का उड़ना किस सिद्धांत पर काम करता है, तो वो आर्किमिडीज के प्रिंसिपल पे काम करता है, सॉरी बर्नौली के प्रमेय पे काम करता है। तो इसी तरीके से इसका कई और अनुप्रयोग है। तो चलिए हम अगले प्रमेय की परिचर्चा कर लेते हैं। हाँ देखिए जो मैं आपको समझा रहा था, देखिए प्रमेय में बर्नौली ने यही बताया है कि देखिए आपका जो प्रेशर एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है और पोटेंशियल एनर्जी है, ये कांस्टेंट होती है। देखिए यहाँ पर P क्या है, प्रति एकांक आयतन की दाब ऊर्जा है। हाफ रो वी स्क्वायर क्या है, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। और आपका जो रो जी एच है वो क्या है, तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये मैंने फार्मूले के रूप में आपको बता दिया है कि अगर ज़रूरत पड़ती है या आपके पास कोई क्वेश्चन आता है तो आप सीधे, जैसे कहने का मतलब है, जैसे यहाँ पर क्या है, प्रेशर एनर्जी P प्लस P1 प्लस हाफ रो वन V1 स्क्वायर प्लस रो वन GH1 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो टू V2 स्क्वायर प्लस रो टू GH2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। मतलब जितनी एनर्जी आएगी आपकी वो कांस्टेंट रहेगी। तो ऐसे ही फार्मूला दे देता है कि इसमें से मान लीजिए कि कोई 5 चीज़ें दे देगा आपका और एक चीज़ पूछ लेगा, तो इस तरीके से आप उसको निकाल सकते हैं। हालांकि ज़रूरत नहीं है आने की, लेकिन मैं बस कंसेप्चुअल आपको समझा रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में रहे कि कांस्टेंट का मतलब क्या होता है। कांस्टेंट का मतलब यही होता है जैसा मैंने फार्मूला लिखा है। अगर इसके आगे भी ज़रूरत होगी तो वो हम P2 प्लस हाफ P3 प्लस हाफ रो 3 V3 स्क्वायर प्लस रो 3 GH3 इस तरीके से हम इक्वेशन बढ़ाते जाएंगे और वो हम जो भी उसमें डेटा दिया रहेगा उसको हम फिलअप कर लेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए अगले प्रमेय की बात करते हैं, पास्कल्स लॉ। देखिए ये सबसे पहले तो कि ये फ्रेंच साइंटिस्ट थे, आजकल पूछा जाता है तो इसलिए बताना ज़रूरी है। ये फ्रेंच साइंटिस्ट थे और इन्होंने जो है गैस और द्रव के लिए एक सिद्धांत दिया जिसको पास्कल का नियम कहते हैं। इन्होंने क्या बताया कि जब गुरुत्व नगण्य हो तब पात्र में रखे तरल के किसी एक बिंदु पर यदि दाब में परिवर्तन किया जाए तो यह परिवर्तन द्रव के सभी बिंदुओं पर और पात्र की दीवारों पर समान रूप से संचरित होता है बिना किसी हानि के। देखिए मतलब कहने का है कि जैसे मान लीजिए कि कोई एक पात्र है और इसके अंदर आपने द्रव भरा है, ठीक है, और यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है, G की वैल्यू अगर हम 0 मान लें तो किसी भी बिंदु पर अगर हम प्रेशर लगाते हैं, अगर मान लीजिए इस बिंदु पर हम प्रेशर P लगाते हैं तो ये प्रेशर सभी बिंदुओं पर बराबर डिस्ट्रीब्यूट होता है। यही चीज़ इन्होंने बताया। अब देखिए इसका अनुप्रयोग पूछता है, तो इसका अनुप्रयोग क्या क्या है।
देखिए यहाँ पर क्या बताया इन्होंने कि यहाँ पर तरल को स्थिर माना गया है और गुरुत्व को नगण्य माना गया है। दो कंडीशन इन्होंने ली। और देखिए इस पर क्या क्या बनता है, हाइड्रोलिक लिफ्ट काम करती है, हाइड्रोलिक ब्रेक काम करता है, हाइड्रोलिक प्रेस इत्यादि काम करता है। अब देखिए कैसे होता है, आपको पता है प्रेशर इज इक्वल टू F/A, ठीक है। तो अब पास्कल के नियम के अनुसार एक हाइड्रोलिक सिस्टम में किसी एक पिस्टन पर लगाया गया दाब, इस दाब के कारण प्रथम पिस्टन में जितना परिवर्तन या बढ़ता है उतना ही परिवर्तन इस दाब के कारण दूसरे पिस्टन में देखने को मिलता है। अर्थात जब एक पिस्टन पर दाब लगाया जाता है तो यह दोनों पिस्टन में समान रूप से परिवर्तन करता है, बशर्ते दोनों पिस्टन का क्षेत्रफल समान होना चाहिए। देखिए मैं आपको एक उदाहरण के जरिए समझाता हूँ कि मान लीजिए ये हमारा कोई सिस्टम है, ठीक है। यहाँ का एरिया हमारा जो है वो कम है, A1 है, यहाँ का एरिया हमारा A2 है। एक पिस्टन हमारा यहाँ लगा हुआ है जिसको हम P1 कहते हैं, और एक पिस्टन हमारा यहाँ पे लगा हुआ है जिसको हम कहते हैं P2। अब इन्होंने क्या बताया है कि अगर हम एक पिस्टन पे प्रेशर लगाएंगे तो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए कहने का मतलब क्या है कि अगर हम मान लेते हैं प्रेशर बराबर F/A होता है, ठीक है, और हम मानते हैं कि हमारा जो F है वो मान लेते हैं हमारा 100 न्यूटन है, और जो एरिया A1 है ये हम मान लेते हैं 1 मीटर स्क्वायर है। तो हमारा जो प्रेशर होगा दोस्तों, हमारा जो प्रेशर होगा F/A से वो हमारा आ जाएगा 100 पास्कल, ठीक। अब क्या हो रहा है कि एरिया हम बढ़ा रहे हैं, और मान लीजिए जो ये A2 है, A2 की वैल्यू अगर हम मान लीजिए कर देते हैं 10, तो अब हमारा जो प्रेशर है P2 वो हमारा F/A से निकलेंगे तो 100/10, ठीक, ये आ गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि अब जैसे क्या कहा था कि प्रेशर इक्वली डिवाइड होता है, ठीक है। अब प्रेशर की वैल्यू यहाँ पर 100 थी, अगर हमको फोर्स निकालना है, अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पर F को फोर्स, F की वैल्यू हमको दोबारा निकालनी है, F नहीं दिया हुआ है, तो अब हम देखेंगे कि अगर हमारा P2 100 है, चूँकि डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो यहाँ पे 100 × 10 हो जाएगा, मतलब हमारा फोर्स बढ़ जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे हमारा फोर्स बढ़ जाएगा। अब हमारा फोर्स कितना हो गया, ये हमारा आ गया फोर्स F इज इक्वल टू 1000 न्यूटन। देखिए मैं अनुप्रयोग बता रहा हूँ, जैसे उसमें बताया गया था कि एरिया सेम रखते हैं, हमने यहाँ पर एरिया को डिफरेंट कर दिया। क्यों किया वो भी बताता हूँ कि किस तरीके से हमारी लिफ्ट चलती है या किस तरीके से ब्रेक लगता है। तो मैं आपको वो बता रहा हूँ कि देखिए फोर्स पहले 100 न्यूटन था, ठीक है, फोर्स पहले 100 न्यूटन था। देखिए प्रेशर तो वही है क्योंकि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो P की वैल्यू तो चेंज होगी नहीं, और हमारा F बढ़ेगा। अब देखिए F की वैल्यू कितनी होगी, 1000 न्यूटन, 10 गुना बढ़ गया है। तो जब फोर्स बढ़ेगा तो हमारा ब्रेक लगेगा, और जब ब्रेक लगेगा तो गाड़ी हमारी रुक जाएगी। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने आपको बताया है। चलिए मैं आपको फिर से एक बार समझा देता हूँ। देखिए मैंने क्या किया कि मैंने ये पिस्टन लिया, यहाँ पर पिस्टन P1 लगाया और यहाँ पर पिस्टन P2 लगाया, और फिर यहाँ पे अगर बात की जाए तो अब मान लीजिए कि यहाँ पर प्रेशर जो था हमारा, प्रेशर यहाँ पर हमने निकाला था कि यहाँ जो हमारा प्रेशर है वो हमारा है 100 पास्कल, ठीक, और हमारा जो फोर्स था यहाँ पे वो था 100 न्यूटन, 100 न्यूटन। अब हमने क्या किया कि फोर्स तो कांस्टेंट रहेगा क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब यहाँ पर क्या था, A2 एरिया ज़्यादा है, A1 को हमने मारा 1 मीटर स्क्वायर, A2 को हमने ले लिया, A2 को हमने ले लिया 10 मीटर स्क्वायर। अब जब हम फोर्स निकालेंगे, चूँकि प्रेशर तो अभी भी 100 रहेगा, ठीक है, तो अब जो हमारा फोर्स निकालेंगे तो F इज इक्वल टू P × A हो जाएगा। देखिए यहाँ से P × A हो जाएगा, P × A हो जाएगा। तो हमारा आ गया फोर्स 1000 न्यूटन, पहले 100 था अभी 1000 है, फोर्स 10 टाइम्स बढ़ गया है। तो अगर अब हम हाइड्रोलिक ब्रेक मारते हैं डेफिनेटली गाड़ी रुकेगी। तो ये इस तरीके से काम करता है पास्कल्स लॉ, ठीक है। वो तो एक अनुप्रयोग था जो हम लोग पढ़ते हैं और पढ़ के मतलब कि याद कर लेते हैं कुछ लोग। मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि हम उसको अप्लाई कहाँ कहाँ कर सकते हैं। देखिए फ़िज़िक्स क्या होता है कि एक तरीके से अप्लाइड फ़िज़िक्स होता है कि अगर हम कोई रूल पढ़ते हैं
तो उसके बारे में ये परिचर्चा करते हैं कि भाई उसको हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए रटने वाला अब टाइम चला गया, तो आप समझेंगे तो ही ज़्यादा आपके लिए बेटर है, क्योंकि रेलवे क्या करता है उसके एप्लीकेशंस के बारे में चर्चा करता है, ना कि उसके थ्योरीज़ के बारे में। थ्योरीज़ तो मैं आपको इसलिए थोड़ी बहुत बता देता हूँ कि ऑप्शंस अगर आपके सामने आता है तो आप एटलीस्ट आइडेंटिफाई करें कि किसने क्या बोला था। चलिए हम अगले प्रमेय की परिचर्चा करते हैं। देखिए ये वही है पास्कल्स का। अब इन्होंने भी एक उदाहरण लिया है कि दूसरे पिस्टन का क्षेत्रफल पहले पिस्टन की तुलना में 10 गुना अधिक हो तो उसी दाब के कारण 10 गुना अधिक क्षेत्रफल वाले पिस्टन पर प्रथम पिस्टन की तुलना में लगने वाला बल 10 गुना अधिक होता है, जो मैंने अभी आपको समझाया है। और इसी सिद्धांत पर हाइड्रोलिक सिस्टम कार्य करते हैं। ठीक है, तो देखिए, और जो मैंने आपको उदाहरण दिया था द्रव का, कि पास्कल ने यह भी बताया कि किसी स्थिर अवस्था में तरल के किसी बिंदु पर लगाया गया दाब सभी दिशाओं में समान रूप से विस्तृत होता है। यही पास्कल का नियम होता है। चलिए अब हम अगले सिद्धांत पर चलते हैं। हाँ, आर्किमिडीज। तो चलिए आर्किमिडीज ने क्या बताया था। आर्किमिडीज ने बताया था कि यदि किसी तरल माध्यम में किसी वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल उस वस्तु के द्वारा विस्थापित तरल के भार के बराबर हो। देखिए उन्होंने बस सिंपली ये बताया था। देखिए जैसे यहाँ पर है, इन्होंने क्या किया कि एक चीज़ को डुबा दिया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या था, वैल्यू 20 पे था और यहाँ पर अपने भार के बराबर ये डिस्प्लेस किया है। तो अब क्या है कि मान लीजिए कि इसका भार अगर 2 ग्राम रहा होगा तो यहाँ पर 20 से यहाँ पर देखिए 24 पर पहुँच गया इंडिकेटर। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई वस्तु है, मान लीजिए कि 10 किलोग्राम की कोई वस्तु है और अगर उसको हम पानी में डुबाते हैं तो वो 10 किलोग्राम भार के बराबर पानी को विस्थापित कर देगा। मोटा मोटा आप ये समझिए। कई बार क्या होता है, डेफिनेशन पढ़ने में आदमी उलझ ही जाता है, तो आप ऐसे समझ लीजिए। तो उन्होंने यही बताया था आर्किमिडीज ने कि किसी तरल माध्यम में आंशिक या पूर्णतः डूबी हुई वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल उस वस्तु द्वारा विस्थापित तरल के भार के बराबर होता है। इन्होंने 3 कंडीशन भी दी थी। देखिए जो हमारा भार है उत्प्लावन बल के से बड़ा हो सकता है, उत्प्लावन बल के बराबर हो सकता है और उत्प्लावन बल से कम हो सकता है। इसमें वस्तु डूब जाएगी, इसमें आधी डूबेगी। ठीक है, आधी डूबेगी और लास्ट वाले केस में तैरेगी। बस ये वाली बात है, सीधी सी बात है। जब उत्प्लावन बल ज़्यादा रहेगा तो वस्तु तैरेगी और जब उत्प्लावन बल और वस्तु का भार बराबर होगा तो वस्तु डूबते हुए तैरेगी और जैसे ही वस्तु का भार उत्प्लावन बल से ज़्यादा हो जाएगा वो वस्तु डूब जाएगी। यही चीज़ आर्किमिडीज ने बताई थी। तो दोस्तों हमने नियम्स के बारे में या थ्योरम्स के बारे में परिचर्चा कर ली। अब चलिए हम प्रश्नों के बारे में देखते हैं, अब परिचर्चा करते हैं कि प्रश्न में कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए दोस्तों, हमने सारे थ्योरम्स के बारे में चर्चा कर ली और अब हमको पता है कि हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य को कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित करता है और वो है पास्कल का नियम। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निर्वात में केवल गुरुत्व की क्रिया के तहत एक वस्तु स्वतंत्र रूप से नीचे गिरती है तो गिरने के दौरान क्या स्थिर रहता है। देखिए जब नीचे गिर रही है कोई वस्तु, ये वस्तु है और गुरुत्वीय त्वरण के तहत नीचे गिर रही है तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी, इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है, वो दोनों कांस्टेंट होगी और इन दोनों को मतलब कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इसी को हम कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी या हिंदी में कहें कुल यांत्रिक ऊर्जा। तो अगर कोई वस्तु फ्रीली फॉल हो रही है अंडर द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन तो उस दौरान हमारी जो कुल यांत्रिक ऊर्जा होती है वो नियत होती है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लोहे की सुई धीरे से रखने पर पानी की सतह पर क्यों तैरती है। तो देखिए अब इसमें ऑप्शंस आप पहले पढ़ लीजिए। यह पानी के नीचे रहेगी जब यह अपने भार से अधिक पानी को विस्थापित करेगी। सुई का घनत्व पानी के घनत्व से कम है, सतही तनाव के कारण या अपने आकार के कारण। तो देखिए जो हमने आपको बताया था कि जो पानी होता है, पानी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं, सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में ससंजक बल लगता है। तो इस तरीके से फोर्स लगाते हैं, इस तरीके से आपस में बंधे होते हैं, बाउंडेड होते हैं, ठीक है।
तो ये जो किनारे वाले जो पार्टिकल्स होते हैं इन पे टेंशन ज़्यादा होता है और इस तरीके से कुछ कर्व टाइप का स्ट्रक्चर बनता है। इसलिए आप देखते होंगे कि पानी का जो सतह रहता है हल्का सा उठा हुआ रहता है। तो इसका जो सबसे सही जवाब होगा वो होगा सतही तनाव के कारण। हाँ, लेकिन इसमें जो ऑप्शन बी है कि सुई का घनत्व पानी के घनत्व से कम है, तो ठीक है। अगर हम पूरा एक बड़ा सा पानी का मतलब एक टैंक ले लें और उसके घनत्व को निकालें, और अगर हम एक छोटी सी सुई ले लें तो उसके कंपैरिजन में सुई का जो घनत्व है पानी के घनत्व से कम है। लेकिन अगर इसका सबसे सटीक आंसर अगर आप चाहते हैं कि मतलब इसका सबसे सही जवाब होगा कौन सा, वो होगा सरफेस टेंशन के कारण। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का 2 गुना है, तो इसका अंत किस रूप में होगा? देखिए, जब तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान की तुलना में बढ़ने लगता है धीरे धीरे, तो वो तारा अब विनाश की ओर जाने लगता है, और इस प्रकार के तारे को हम न्यूट्रॉन तारा या न्यूट्रॉन स्टार कहते हैं। ठीक है, तो वो होगा आपका न्यूट्रॉन तारा। ब्लैक होल आप जानते ही हैं। ब्लैक होल क्या होता है कि हमारे स्पेस और टाइम का अगर हमें ग्राफ खींचें तो हमारे वायुमंडल में, मतलब कि हमारे ब्रह्मांड में एक ऐसा पॉइंट बन जाता है जहाँ का ग्रेविटेशनल पावर इतना ज़्यादा होता है कि वो हर प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक किरणों को भी एस्केप नहीं करने देता है। मतलब अगर उस पर प्रकाश भी पड़ेगा तो वो प्रकाश को भी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये आपका हो जाता है ब्लैक होल। अब बात कर लेते हैं वाइट ड्वार्फ। तो वाइट ड्वार्फ क्या होता है कि कुछ ऐसे तारे होते हैं जो कि पृथ्वी के आकार के होते हैं, लेकिन इनका जो द्रव्यमान होता है वो सूर्य के बराबर होता है, लेकिन इनमें न्यूट्रॉन तारा बनने की क्षमता नहीं होती है, और धीरे धीरे करोड़ों अरबों वर्षों में ये समाप्त हो जाते हैं। तो इनको हम कहते हैं वाइट ड्वार्फ। देखिए, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने बस आपको ऐसे ही बता दी, आप बस सुन लीजिएगा। हो सकता है कि कभी कहीं पूछ ले तो एटलीस्ट आपके पास एक आइडिया रहेगा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। वर्षा की बूंदें काफ़ी ऊंचाई से गिरती हैं, इसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, वे उस अंतिम वेग से गिरती हैं जो अलग अलग बूंदों के लिए अलग अलग होते हैं। बी, वे समान अंतिम वेग से गिरती हैं। सी, उनके वेग में वृद्धि होती है और वे पृथ्वी पर विभिन्न वेग के साथ गिरती हैं। और डी, उनके वेग में वृद्धि होती है और वे पृथ्वी पर समान वेग से गिरती हैं। देखिए, इसका जो उत्तर होगा ना, देखिए लगभग सब एक ही बात कह रहे हैं, लेकिन जो सबसे सही उत्तर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन ए, कि वे उस अंतिम वेग से गिरती हैं जो अलग अलग बूंद के लिए अलग अलग होते हैं। कारण क्या है कि जब बारिश होती है तो हमारी पृथ्वी पर वायुमंडल है, ठीक है, हमारी पृथ्वी पर वायुमंडल है, और जब वायुमंडल है तो ये क्या करेगा कि ये घर्षण या एयर फ्रिक्शन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो अब जब अलग अलग बूंदें आती हैं, जैसे ये ड्रॉपलेट हैं जो गिर रही हैं, कुछ मोटी हैं, कुछ छोटी हैं, कुछ बड़ी हैं, तो शेप एंड साइज़ की अगर हम बात कर लें, शेप और साइज़ पे डिपेंड होता है, ठीक है, और प्लस फ्रिक्शन पे डिपेंड होता है। ठीक है, तो इसमें सबसे सही जवाब होगा कि वे उस अंतिम वेग से गिरती हैं जो अलग अलग बूंदों के लिए अलग अलग होते हैं। भाई, जो बड़ी बूंदें हैं वो भारी हैं, वायुमंडल है, वो तीव्रता से गिरेंगी। जो छोटी बूंदें हैं वो थोड़ी उड़ती हुई गिरेंगी। इस प्रकार से गिरती हैं। वेग तो सबका अंतिम होता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस तकनीक के द्वारा फोटोस्टेट मशीन कार्य करती है? तो देखिए, जो फोटोस्टेट मशीन होती है वो कार्य करती है इलेक्ट्रोलास्टिक इमेज मेकिंग पर। अब इलेक्ट्रोलास्टिक इमेज मेकिंग क्या होती है? देखिए, ज़्यादातर फोटोकॉपियर इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं जिसको आप कहते होंगे ज़ेरॉक्स या ज़ीरोग्राफी। ठीक है, ये एक ड्राई प्रोसेस होता है। इसमें क्या होता है कि एक इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज होता है, ठीक है, और इसमें जो मशीन है, मशीन में मान लीजिए कि अगर ये मशीन है, मशीन के अंदर कुछ फ़ोटो रिसेप्टर होता है। अब ये मान लीजिए फ़ोटो रिसेप्टर है, और जब इस पर इलेक्ट्रिक चार्ज पड़ता है तो ये क्या करता है, इस इलेक्ट्रिक चार्ज को वर्ड में कन्वर्ट करता है, ठीक है, और वही चीज़ छप जाती है। तो एक मैं ब्रीफली आपको बता रहा हूँ कि जैसे ही मतलब इस फोटो रिसेप्टर पे बिजली पड़ेगी या एक हमारे पास आवेश आएगा, वो आवेश को ये फ़ोटो रिसेप्टर शब्दों में कन्वर्ट कर देगा और वही शब्द हमारे पेजेस पे छप जाते हैं।
तो इसी टेक्नोलॉजी को कहते हैं इलेक्ट्रोलास्टिक इमेज मेकिंग। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 1 किलोवाट घंटा कितने के बराबर होता है? 3.6 मेगा जूल। देखिए क्या कह रहे हैं, 1 किलोवाट घंटा मतलब 1 किलो का मतलब हो गया 10⁻³ और घंटा का मतलब हो गया 3600 सेकेंड। 3.6 इंटू 10⁻²। आप इसको निकालेंगे तो 3.6 इंटू 10⁻6 जूल आएगा और 10⁻6 को हम कहते हैं मेगा। ठीक है, तो इसका हो जाता है 3.6 मेगा जूल। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अंतरिक्ष में लॉन्च किए जाने वाले रॉकेट का न्यूनतम पलायन वेग क्या होता है? वो होता है 11 किलोमीटर पर सेकेंड। देखिए जो आपका पलायन वेग होता है उसकी जो वैल्यू होती है, मतलब पलायन वेग को हम इंग्लिश में कहते हैं एस्केप वेलोसिटी, ये होता है हमारा 2gm/r। ये फार्मूला होता है। ठीक, और आपको पता है कि स्मॉल g इज इक्वल टू होता है gm/r²। तो अगर यहाँ से हम gm/r की वैल्यू निकालें तो gm/r इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा g/r। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं √2gr। ठीक, और ये जो r है ये आपकी है रेडियस ऑफ अर्थ, पृथ्वी की त्रिज्या। और जब इसमें आप सारी वैल्यू पुट करेंगे तो अपने आप 11.3 करके आता है इसका। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है 11 किलोमीटर पर सेकेंड। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। जब हम इंद्रधनुष को देखते हैं तो निम्न में से कौन सा कथन सही है? हमें सूरज और वर्षा की बूंदें सामने दिखती हैं। गलत। सूर्य हमारे पीछे होता है और वर्षा दिखती है। बिल्कुल सही बात है। देखिए सूर्य पीछे होता है और बारिश आगे होती है ऐसे, अब बीच में हम खड़े रहते हैं। ठीक है, बीच में हम खड़े रहते हैं। सूर्य की किरणें जाती हैं, यहाँ पे परावर्तन होता है, अपवर्तन होता है, डिफ्रैक्शन होता है। इन सारी प्रक्रियाओं के बाद हमको इंद्रधनुष इस तरीके से दिखाई देता है। तो चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक उबले हुए अंडे में कितनी कैलोरी होती है? 77। बस जस्ट पूछा था तो मैंने आपको ये बता दिया। ये कोई ऐसा टेक्निकल क्वेश्चन नहीं है, ये रटने वाली चीज़ है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन क्या कहलाता है? तो उसे हम कहते हैं परिक्षेपण, प्रकाश का परिक्षेपण। ठीक है, मैंने आपको कई बार बताया है कि जैसे एक प्रकाश की किरण आती है, श्वेत प्रकाश की किरण, और जब प्रिज्म से गुजारते हैं तो वो 7 अलग अलग कलर में डिवाइड हो जाती है इस तरीके से। इसी को हम कहते हैं वर्ण विक्षेपण, मतलब कि प्रकाश की तरंगों का या प्रकाश की किरण का अलग अलग कलर में डिवाइड होना। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक नाव तब डूब जाएगी जब वह अपने बराबर जल को विस्थापित कर देगी। देखिए अब इसमें डूबने का मैंने भी आपको आर्किमिडीज का सिद्धांत बताया था, उसमें 3 कंडीशन दी थी। एक था कि भार उत्प्लवन बल से ज़्यादा है, डूब जाएगी। अगर भार उत्प्लवन बल के बराबर है तो डूबे हुए तैरेगी, डूबे हुए तैरेगी। ठीक है, डूबे हुए तैरेगी। और अगर हमारा भार उत्प्लवन बल से कम है तो तैरेगी। अब इस प्रश्न को आप पुनः देखिए। तो कह रहा है कि एक नाव तब डूब जाएगी जब वह अपने बराबर जल को विस्थापित कर देगी। कहने का मतलब है अपने भार के बराबर जल को विस्थापित कर देगी। तो सेकंड केस हमारा लगेगा यहाँ पर। ठीक है, कि पानी के अंदर जैसे पनडुब्बी चलती है ना, कुछ उसी प्रकार से, बस वही चीज़, नाव पानी में डूबते हुए तैरेगी। आइए अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। ग्लास से वायु में गुजरने पर प्रकाश का क्रांतिक कोण किसके लिए न्यूनतम होता है? बैगनी प्रकाश के लिए। देखिए आपको पता है V = n लैम्डा होता है। ठीक, और जो हमारा बैगनी प्रकाश है उसका तरंग दैर्घ्य लैम्डा सबसे कम होता है, तो इसकी जो वेलोसिटी होगी वो भी सबसे कम होगी, इसलिए जो इसका एंगल थीटा होगा वो भी सबसे कम होगा। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। जब एक माइक्रोस्कोप की ट्यूब की लंबाई बढ़ जाती है तो उसकी आवर्धन शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
देखिए जब माइक्रोस्कोप के ट्यूब की लंबाई बढ़ेगी तो जो इसकी आवर्धन शक्ति है वो भी बढ़ जाएगी। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अच्छा, आपको अगर ये समझना है तो चलिए मैं आपको एक फार्मूला बता देता हूँ। फार्मूले से आपको याद भी रहेगा कि जो आवर्धन का फार्मूला होता है m इज इक्वल टू L अपॉन एफ नॉट 1 प्लस डी अपॉन एफ सी। देखिए थोड़ा सा फार्मूला आपको लगेगा कि हाँ बड़ा सा फार्मूला है, तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि m प्रोपोर्शनल L, ठीक है, लंबाई बढ़ेगी आवर्धन क्षमता बढ़ेगी, लंबाई घटेगी आवर्धन क्षमता घटेगी। तो आप या तो इस फार्मूले को याद रखिए या तो इस संबंध को याद रखिए, रिलेशन को याद रखिए। ये प्रश्न आपसे गलत नहीं होगा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक परावर्तित दूरबीन में दर्पण किस प्रकार का होता है? देखिए जब भी परावर्तित दूरबीन की बात की जाएगी तो उसमें हम अवतल दर्पण का प्रयोग करेंगे, ठीक है, अवतल दर्पण का प्रयोग करेंगे। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। इलेक्ट्रॉनों की एक बीम का उपयोग यंग के डबल स्लिट प्रयोग में किया जाता है। यदि इलेक्ट्रॉन की गति बढ़ जाती है तो हाशिए की चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए आपका जो तरंगदैर्घ्य होता है वो होता है h/mv, ठीक है, और जो इसकी जो चौड़ाई होती है विड्थ, उसका जो फार्मूला होता है वो होता है लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। तो आप खुद देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन की एक बीम का उपयोग यंग के डबल स्लिट प्रयोग में किया जाता है, ठीक। तो क्या करें कि इलेक्ट्रॉनों की गति अगर बढ़ जाती है तो हाशिए की चौड़ाई पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जो हाशिए की चौड़ाई है वो घट जाएगी। कैसे घट जाएगी? देखिए वेलोसिटी बढ़ रही है, आपका तरंग दैर्घ्य घटेगा, वेलोसिटी बढ़ रही है तो आपका तरंग दैर्घ्य घटेगा, और जब तरंग दैर्घ्य घटेगा तो आपकी चौड़ाई भी क्या होगी? कम हो जाएगी। तो ये आप फार्मूला याद रखिएगा, आगे आपको ये सब पढ़ाया जाएगा तो इससे आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। आइए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रकाश और ध्वनि दोनों का तरंग चरित्र होता है और किसी भी प्रकाश में निरीक्षण करने के लिए विवर्तन बहुत कठिन होता है। क्योंकि देखिए इसलिए कठिन होता है बेसिकली कि जो प्रकाश के तरंग की लंबाई होती है ना वो बहुत कम होती है। अब जैसे क्या होता है कि आपको पता है कि साइन थीटा बराबर हमारा होता है λ/d, ठीक है, और जो हमारा लैम्डा है मतलब तरंगदैर्घ्य है ये बहुत ही कम होता है प्रकाश के लिए, ठीक है, इसलिए हमको समस्या आती है। आइए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। दिया है कि जो समीकरण है E बराबर PC ये किसके लिए मान्य है? तो देखिए पहले तो हम आपको ये समीकरण निकाल के ही बता देते हैं। देखिए आपका जो E होता है E इज इक्वल टू होता है hc अपॉन लेमडा, ठीक, एनर्जी इज इक्वल टू hc अपॉन लेमडा, और जो आपका संवेग होता है वो होता है h अपॉन लेमडा। तो इस P की वैल्यू अगर हम इस इक्वेशन में रख देंगे E बराबर हमारा आ जाएगा P इंटू सी। देखिए ऐसे इस फार्मूले को डेराइव किया गया है, और ये सत्य किसके लिए है? ये जो है केवल फोटॉन्स के लिए सत्य होता है, ठीक है। अभी फोटॉन्स के बारे में भी मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। फोटॉन्स क्या होता है कि सबसे पहले तो जो फोटान होता है उसका जो द्रव्यमान होता है वो ज़ीरो होता है। फोटान का द्रव्यमान ज़ीरो होता है, ठीक है, द्रव्यमान मतलब मास की हम बात कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि जब मतलब कि ये जब ट्रेवल करेगा तो जब गति करेगा तभी इसके अंदर जो है द्रव्यमान होता है, अन्यथा इसके अंदर द्रव्यमान नहीं होता है। इसीलिए ये जो समीकरण है E बराबर PC सिर्फ फोटान के लिए सत्य है, इलेक्ट्रॉन्स के लिए नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का तो द्रव्यमान होता है। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। जब लाल, नीली और हरी प्रकाश किरणें एक ही स्थान पर पड़ती हैं तो प्रकाश का रंग कैसा हो जाता है? देखिए ये प्राथमिक कलर है, तो जब सब मिलेंगे आपस में तो सफ़ेद हो जाएंगे। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की श्रृंखला, और उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की श्रृंखला भी पसंद आई होगी। तो इसी तरीके से आप अपना प्यार हम लोगों को देते रहें और वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें।